मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरी नौकरी में तबादले होते हैं, जिस कारण मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। हम 3 भाई बहन हैं। बड़े भाई की शादी को कई साल हो गए हैं। पिछले दिनों मेरी माँ और भाभी को किसी काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच मेरी पत्नी और बड़े भाई के बीच संबंध बन गए। इस बात की भनक जब घर वालों को लगी तो दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने में ही समझदारी समझी। आप ही बताएं कि क्या मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? देखिए, आपका आहत होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस रिश्ते को आप सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और जब वह ही आपको धोखा दे जाए तो दिल तो दुखता ही है। अब आप समय से काम लें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका रिश्ता ही नहीं टूटेगा, बल्कि आपकी भाभी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप ठंडे दिमाग से अपनी पत्नी से बात करें कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र वाली नौकरी इसका कारण बनी हो। इस बीच वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही हो और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाने के कारण यह गलती कर बैठी हो। आप उससे इसका कारण जानें, वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे और हो सके तो जहां आपकी पोस्टिंग हो उसे साथ लेकर जाएं। उसे यह भी स्पष्ट शब्दों में समझा दें कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो यह बर्दाश्त से बाहर होगी, और भाई को भी बता दें। आप यह बात भी ध्यान में रखें कि छोड़ना किसी समस्या का हल नहीं होता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं। जिला अलीगढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना गोंडा क्षेत्र में एक गांव है बिजरी। इस गांव में एक किसान परिवार है। अंतर सिंह का उसके परिवार में उसकी पत्नी कस्तूरी के अलावा 5 बेटे हैं। इनमें सबसे छोटा है जयकिंदर। अंतर सिंह के तीसरे नंबर के बेटे को छोड़कर सभी बेटों की शादियां हो चुकी है। इसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक ही मकान में संगठित रूप से रहता है। अंतर सिंह का सबसे छोटा बेटा जयकिंदर आंध्र प्रदेश में रेलवे में नौकरी करता है। 1.5 साल पहले उसकी शादी पूरा स्टेशन हाथरस निवासी फौजी रामचंद्र की बेटी प्रेमलता उर्फ मोना के साथ तय हो गई थी। मोना के पिता सामने अंतर सिंह की कुछ भी हैसियत नहीं थी। यह रिश्ता जयकिंदर की रेलवे में नौकरी लग जाने की वजह से हुआ था। अंतर सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए जयकिंदर की शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक हालनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी, ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उससे जयकिंदर अपनी पत्नी के साथ रह भी सके। मई सन 2015 में जयकिंदर और मोना की शादी हुई तो मोना के पिता ने दिल खोलकर दहेज दिया, जिसमें घर गृहस्थी का सभी जरूरी सामान था। मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी यहाँ की। मोना ने अपनी माँ को फ़ोन करके वास्तुस्थिति के अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसीलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग का कमरा मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है, तू मौज कर। मोना माँ की बात मान गई। उसने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवाकर अपना कमरा सजा दिया। उस कमरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बड़े बाप की बेटी है। उसके हालनुमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह सब कुछ था। सोफा सेट और डबल बेड भी। शादी के बाद करीब 15 दिन बाद जयकिंदर मोना को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद
मोना ने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो वह उनसे जरूर बोल बतिया लेती थी, वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सीमित थी। उसकी ज़िंदगी में अगर किसी का दखल था तो वह थी दिव्या, जयकिंदर के बड़े भाई की बेटी। दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती थी ताकि रात में उसे डर ना लगे। इसके लिए जयकिंदर ही कहकर गया था। देखते देखते जयकिंदर और मोना की शादी को 1 से 1.5 साल बीत गया। जयकिंदर 10-5 दिन के लिए छुट्टी पर आता और लौट जाता। उसके जाने के बाद मोना को अकेले ही रहना पड़ता था। मोना को घर की जगह बाजार की चीज़ें खाने का शौक था। इसी के मुद्दे नज़र उसके पति जयकिंदर ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सोनू को बुलाकर बाजार से मंगा लिया करे। सोनू जयकिंदर के पड़ोसी का बेटा था जो किशोरावस्था को पार कर चुका था। वह सालों से जयकिंदर का करीबी दोस्त था। सोनू बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता था। मोना को वह भाभी कहकर पुकारता था। मोना ने शादी से सोनू की ही भूमिका देखी थी। वह तभी समझ गई थी कि वह उसके पति का खास ही होगा। जयकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला आता था। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूद कर आता जाता। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मोना तेज तर थी और थोड़ी मुंहफट भी। कई बार वह सोनू के विद्यार्थी शब्दों में भी मजाक कर लेती थी। एक दिन सोनू जब बाजार से वापस लौटा तो मोना छत पर खड़ी थी। उसने सोनू को देखते ही आवाज़ देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ही गायब हो, कहाँ थे? भाभी बनियान लेने बाजार गया था। सोनू ने हाथ में थामी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया। यह सुनकर मोना बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल फिर जाऊंगा, बता देना क्या मंगाना है। सोनू ने कहा तो मोना ने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो बनियान लाया हूँ। सोनू ने कहा तो मोना बोली, मुझे भी बनियान मंगानी है, ला दोगे ना? तुम्हारी बनियान मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे नंबर थोड़ी ही पता है। सोनू बोला, शायद देखकर भी नहीं ला सकते, बेकार की बातें मत करो, शायद देखकर अंदाज़ा होता है। क्या तुम बिल्कुल गंवार हो? अंदर आओ, शायद दिखाती हूँ। कहती हुई मोना कमरे में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे कर दिया और सोनू फुलाते हुए बोली, लो नाप लो साइज, खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नपवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब भी रही हूँ तुम्हारे भैया से शादी करके। मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सर पर डालते हुए कहा। क्यों? सोनू ने पूछा तो मोना बोली, 1-2 महीने बाद घर आते हैं, वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते हैं। और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साइज नापने से डरता है। कोई और होता तो साइज नापता। और मोना की आंखों में नशा उतर आया था। तभी तक सोनू मोना की बातों को केवल मजाक में ले रहा था। उसमें उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं की दिखाकर साइज पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए। मोना ने सोनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या क्या काम कराओगी देवर से? सोनू ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे भाभी मना नहीं करेगी, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मोना हंसकर कल बात करेंगे कहते हुए सोनू वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सोनू माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जाकर पहुँचा। उस वक्त मोना खाना बनाकर खाली हुई थी। सोनू को देखते ही वह चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या?
मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो। सोनू ने पूछा। मोना बोली, बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मोना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा, पर्ची तो दे दो, तलाश कर लूँगा। मुँह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी तुम्हें ये रोग कब से हो गया? सोनू ने हंसते हुए पूछा। ये बीमारी तुम्हारी ही वजह से लगी है। मोना की आंखों में खुला निमंत्रण था। फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी। क्या खुराक कभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूँगी। कहते हुए मोना ने अपनी दोनों बाहों उठाकर उसकी ओर फैला दी। सोनू को कोई बच्चा तो ना बिल्कुल गंवार था, जो मोना के दिल की मसा ना समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। सोनू जब वहाँ से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मोना ने उसे इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह अब उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले थे। धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। मोना को सास ससुर जेठ जेठानी किसी का डर नहीं था। वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति परदेश में नौकरी करता था। बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की 4 वर्षीय बेटी दिव्या ही थी, जो रात को मोना के साथ सोती थी। वह भी इसीलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पति बड़े भैया से कहकर गया था, मोना अकेली ही है, दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करें। तभी से दिव्या रात में मोना के पास सोती थी। सुबह को चाय पीकर दिव्या अपने घर आ जाती थी और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। उसके स्कूल जाने के बाद मोना 4 से 5 घंटे के लिए फ्री हो जाती थी। इस बीच वह शरारती देवर सोनू को बुला लेती थी। स्कूल से आने के बाद दिव्या के भी चाची के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में माँ का हाथ बटाती। कभी कभी वह अपनी सहेलियों को लेकर मोना के घर आ जाती और उसे भी अपने साथ खिलाती। मोना पूरी तरह सोनू के प्यार में डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात सोनू के साथ गुजारे। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारने शुरू कर दिए थे। दिव्या को उसकी माँ मंजू ने कहा, जब चाची के पास जाए तो किताबें साथ ले जाना, वहीं पढ़ लेना। दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या चाची के घर पहुंची तो दरवाजे के किवाड़े भीड़े हुए थे। वह धक्का मारकर अंदर चली गई। अंदर जब चाची दिखाई नहीं दी तो वह कमरे में चली गई। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वहाँ बेड पर सोनू और मोना निर्वस्त्र एक दूसरे के लिपटे पड़े थे। दिव्या इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची यह क्या गंदा काम कर रही हो। दिव्या की आवाज़ सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठाकर बाहर भाग गया। मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा, दिव्या तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो ना, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मोना ने दिव्या को बहलाना चाहा, लेकिन दिव्या ने खुद को मोना से अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूँगी। मोना ने कान पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, कसम खाओ। दिव्या बोली, मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ। बस गई जो घटना स्थल पर मिले चूड़ियों के टुकड़ों से पूरी तरह मेल खा रही थी। सुभाष यादव का इशारा पाते ही महिला पुलिस
ने मोना को पकड़कर जीप में बैठा लिया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में थाना प्रभारी सुभाष यादव को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मोना ने हत्या का पूरा सच खुद ही बयां कर दिया। सच सामने आते ही बिना देर किए गांव जाकर मोना की प्रेमी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू के अलावा नगला मोनी के रहने वाले मनीष को भी घर दबोचा गया। दोनों को थाने ले लाकर पूछताछ के बाद हवालात में डाल दिया गया। दिव्या हत्याकांड के खुलासे की सूचना एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और सीओ इगलास पंकज श्रीवास्तव को भी दे दी गई। दोनों अधिकारियों ने थाना गोंडा पहुंचकर थाना प्रभारी सुभाष यादव को शाबाशी देने के साथ अभियुक्तों को से खुद भी पूछताछ की। पूछताछ में मोना के साथ उसकी प्रेमी सोनू व उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस तरह था। दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था। उसने चाचा के घर लौटने पर उसे सब कुछ सच बता देने की बात भी कही थी। उस समय बात ख़त्म जरूर हो गई थी, फिर भी डर यही था कि बाल बुद्धि की दिव्या ने अगर यह बात जयकिंदर को बता दी तो उसका क्या हश्र होगा। इसी से चिंतित मोना व सोनू ने योजना बनाई कि जयकिंदर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए। दिव्या हर रोज़ मोना के साथ ही सोती थी और अल सुबह चाची के साथ दौड़ लगाने जाती थी। कभी कभी वह दौड़ने के लिए वहीं रुक जाती थी, जबकि मोना अकेली लौट जाती थी। दिव्या को दौड़ का शौक था, ये बात घर से सभी लोग जानते थे, इसीलिए हत्या में मोना का हाथ होने की संभावना नहीं मानी जाएगी। यह सोचकर मोना ने सोनू के साथ योजना बना डाली, जिससे मोनू ने दूसरे गांव के रहने वाले अपने दोस्त मनीष को भी शामिल कर लिया। 26 दिसंबर को सोनू ने मनीष पहले ही वहां पहुंच गया। मोनू दिव्या को लेकर जब डालचंद के खेत के पास पहुंची तो घात में बैठे सोनू और मनीष ने दिव्या को दबोचकर चाकुओं से वार करने शुरू कर दिया। दिव्या ने बचने के लिए मोना का हाथ पकड़ा, जिसकी से उसके हाथ से 2 चूड़ियाँ टूटकर वहां गिर गई। हत्यारे उसे खींचकर खेत में ले गए, जहां गर्दन काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसी छीना झपटी में दिव्या के कान का एक टॉप्स भी गिर गया था और चप्पलें भी पैरों से निकल गई थी। दिव्या की हत्या के बाद ये लोग लाश को खींचते हुए लगभग 300 मीटर दूरी गजेंद्र के खेत में ले गए। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। हत्यारा कितना भी चतुर हो, फिर भी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जो पुलिस के लिए जांच की अहम कड़ी बन जाती है। ऐसा ही लक्ष्य मोना की चूड़ियाँ बनी, जिसने पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया।